इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की हिस्ट्री की। इतिहास की बात करेंगे। डिसिप्लिन सब्जेक्ट है आपका ये, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका ये 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे सेकंड, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। नए सिलेबस के साथ वीडियो को बनाया गया है। लास्ट ईयर कुछ चेंजेस हुए थे सिलेबस के अंदर, तो न्यू सिलेबस के साथ हमने बनाया है इसको। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें। उन्हीं क्वेश्चंस को बताऊंगा जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए थे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशन। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें, आपके लिए काफी बेनिफिशियल वीडियो है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। यहाँ पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर ले। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। अभी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूजर नेम आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आया था ये लास्ट ईयर के। पेरिस शांति सम्मेलन पर एक निबंध लिखिए। पेरिस शांति सम्मेलन क्या था, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। तो आपको समझाऊंगा ब्रीफली, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर इसको एलेबोरेट करके लिखना है, ठीक है। पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था 1919 से 1920 के बीच में। लगभग एक वर्ष तक पेरिस शांति सम्मेलन चला था। विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय शांति का उद्घाटन करने वाली ये एक पहली बैठक थी, ठीक है। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, उसके बाद मित्र राष्ट्र जो विजेता थे, मित्र राष्ट्र कौन कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। फ्रांस, ठीक है, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सभी क्या थे, मित्र राष्ट्र थे। तो ये सब जब विजय हो गए थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो इन्होंने एक बैठक की थी। कहां पर की थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बैठक की थी, जिसको इन्होंने नाम दिया था पेरिस शांति सम्मेलन। पेरिस शांति सम्मेलन इसको नाम क्यों दिया था, इनका उद्देश्य था कि पेरिस में एक ऐसी बैठक की जाएगी हमारे द्वारा जिससे भविष्य में कभी युद्ध की कोई भावना ना रहे, युद्ध की कोई संभावना ना हो, भविष्य में कोई युद्ध ना बने। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने जर्मनी के ऊपर खुद के द्वारा बनाई गई एक वर्साई की संधि को थोपा था, ठीक है। यह सम्मेलन 18 जनवरी 1919 को शुरू हुआ था और 21 जनवरी 1920 को समाप्त हुआ था। तो लगभग एक वर्ष की अवधि तक यह सम्मेलन चला था। कहां पर, पेरिस में चला था, फ्रांस की राजधानी में। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह शांति सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया था। इस सम्मेलन में पराजित देशों तथा रूस के प्रतिनिधियों को आमंत्रित जो है वो नहीं किया गया था। यानी जो भी देश प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हार गए थे, पराजित हो गए थे, जैसे कि जर्मनी, ठीक है, मेनली जो है इसको जो विलन का नाम दिया गया था जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के। तो जो ज्यादातर सैंक्शन जो लगाए गए थे वो जर्मनी के ऊपर ही लगाए गए थे। तो जर्मनी और रूस के प्रतिनिधि जो भी देश थे ना, उसको इस सम्मेलन में बुलाया जो है नहीं गया था। इस सम्मेलन में लगभग 32 देशों ने भाग लिया था। 32 देशों के 70 प्रतिनिधि थे जिन्होंने इस सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। 18 जनवरी 1919 को सम्मेलन का आयोजन करने के लिए एक सर्वोच्च कार्यपालिका परिषद जो है वो गठित हुई थी। इसमें मुख्य 5 विजेता राष्ट्र के प्रतिनिधि थे, ठीक है। मेन जो इसके अंदर जो इसको चलाने वाले थे ना इस सम्मेलन को, इस सम्मेलन की जो नीति निर्धारित की गई थी, जो भी डिसीजन इस सम्मेलन के अंदर लिए गए थे, उसके अंदर मुख्य 5 विजेता राष्ट्र थे। वो कौन कौन थे, क्लाइमेसो, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ठीक है। वुड्रो विल्सन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। लॉयड जॉर्ज, ये इंग्लैंड के थे। और आरलैंडो, ये इटली के थे। तो ये कुछ मुख्य लोग थे जिनके द्वारा जो पेरिस शांति सम्मेलन है, इसका गठन किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। और इसके अंदर जो फैसले लिए गए थे ना, वो भी ज्यादातर किसके थे, वो क्लाइमेसो के थे, ठीक है। क्लाइमेसो के द्वारा लिए गए फैसले थे जो सीधे सीधे किसके ऊपर थोपे गए थे, जो देश पराजित हुए थे उन देशों के ऊपर। बेसिकली मेन इसको जो रोल एक ही देश को जो है इसका मेन ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा था, वो था जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा दिए थे। जर्मनी के ऊपर एक ऐसी संधि थोप दी थी जिसको वर्साई की संधि का नाम दिया जाता है। इसने क्या किया था, इस संधि के अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीजें थोप दी गई थी इनके ऊपर, जर्मनी के ऊपर, जो आगे चलकर जर्मनी की जनता में रोष पैदा हुआ और आगे चलकर इसने फिर द्वितीय विश्व युद्ध का रूप ले लिया था। सम्मेलन की संपूर्ण कार्यवाही क्लाइमेसो की इच्छा के अनुसार हुई थी, ठीक है। पूरी कार्रवाई किसकी इच्छा के अनुसार हुई थी, क्लाइमेसो के अनुसार हुई थी, जिसने विल्सन के 14 सिद्धांतों की अवहेलना की थी। जो विल्सन ने 14 सिद्धांत दिए थे, उसकी अवहेलना इन्होंने करते हुए अपमानजनक संधियों को
स्वीकार करने के लिए इन देशों को बाध्य कर दिया था। यानी कि इन देशों के ऊपर जो है अपमानजनक संधियां जो है वो थोप दी गई थी। ठीक है, तो वर्साई की संधि इसके अंदर बेसिकली देखी जाती है जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी। इसके अंदर था क्या, इसके अंदर ये था कि जर्मनी पे एक तो लगभग कई लाख पाउंड का जो है जुर्माना लगा दिया गया था। इसके साथ साथ उन्हें उनका कुछ क्षेत्र जो था उसका अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके बाद उन्हें ये वार्निंग दे दी गई थी कि 1 लाख से अधिक आप सेना जो है वो इकट्ठी नहीं रख सेना जो है नहीं रख सकते, 1 लाख से ऊपर की आपकी कोई सेना नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो संधियां थी ना वो थोप दी गई थी किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। तो पेरिस शांति सम्मेलन का मेन काम क्या था, मेन काम था शांति स्थापित करना विश्व के पटल पर। लेकिन शांति स्थापित करना तो दूर, उन्होंने जो है अपमानजनक संधियां जो थी वो जो पराजित राष्ट्र थे उनके ऊपर थोप दी थी, जिसने आगे चल करके क्या किया था, इसी की वजह से आगे चल करके द्वितीय विश्व युद्ध जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर पूछा गया था और इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये आना ही आना है। आप इसको मान के चलिए कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूरी आता है। ठीक है, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि शीत युद्ध के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, शीत युद्ध को विस्तार पूर्वक समझाइए। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए शीत युद्ध है क्या। तो शीत युद्ध विश्व के इतिहास में एक ऐसा युद्ध था जिसमें शस्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है, यानी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार के शस्त्र का, मिसाइल, गन वन, इन सब चीजों का कोई प्रयोग नहीं हुआ था। ये एक मानसिक रूप से लड़ा गया युद्ध था जो यूएसएसआर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लड़ा गया था। और ना ही इसमें किसी प्रकार का खून खराबा हुआ था, क्योंकि कोई सैन्य कार्रवाई नहीं हुई थी तो किसी प्रकार का खून खराबा होने का मतलब ही नहीं था। यह तो एक ऐसा युद्ध था जिसका रण क्षेत्र मानव का मस्तिष्क था। यानी कि जो शीत युद्ध का रण क्षेत्र था ना, जो शीत युद्ध की रणभूमि थी, वो क्या था, वो मानव का मस्तिष्क था। यानी इधर से संयुक्त राज्य अमेरिका का मस्तिष्क था और उधर से यूएसएसआर का मस्तिष्क था। तो ये मस्तिष्क द्वारा लड़ी गई एक लड़ाई थी जिसको शीत युद्ध का नाम दिया है। यह विभिन्न देशों के संबंधों को घृणा से भर देने वाला युद्ध था। इसने क्या किया, शीत युद्ध ने क्या काम किया था कि विभिन्न देशों के बीच जो संबंध थे ना उनको घृणा से भर दिया था। यानी प्रत्येक देश जो एक एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सभी के साथ जो भी देश जुड़े हुए थे वो एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखने लगे थे, एक दूसरे के साथ घृणा वाले संबंधों को स्थापित कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व जो था वो दो गुटों में बट गया था। ठीक है, दो गुट कौन से थे, एक पूंजीवादी गुट था, एक साम्यवादी गुट था। पूंजीवादी गुट क्या था, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, सोवियत संघ, यूएसएसआर। दो महाशक्तियां और उनके आपसी संबंधों के अभिव्यक्ति का नाम ही क्या था, शीत युद्ध था। जो ये दो महाशक्तियां उभर कर आई थी ना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इन दोनों की जो आपसी संबंध थे उनको जो अभिव्यक्त कर रहा था वो क्या कर रहा था, वो शीत युद्ध को अभिव्यक्त कर रहा था। उसी का नाम था शीत युद्ध। यानी कि जो इनके संबंध थे वो कहीं ना कहीं खराब हो गए थे, जिनको अभिव्यक्त कर रहा था शीत युद्ध। अब शीत युद्ध के उत्पत्ति के कारण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारण इसके अंदर था जिससे सोवियत संघ को, यूएसएसआर को ठेस पहुंची थी। ठीक है, वो था अणु बमों का आविष्कार। अणु बम कह सकते हो आप, परमाणु बम कह सकते हो आप। ठीक है, नए नए हथियारों का आविष्कार कह सकते हो आप। ये कौन कर रहा था, ये कर रहा था अमेरिका। कौन कर रहा था, ये अमेरिका कर रहा था। अमेरिका द्वारा अणु बम, परमाणु बम, इन सब का अनुसंधान किया जा रहा था। ठीक है, रिसर्च चल रही थी इन सब चीजों पर। और बहुत समय पहले से ही ये सब कुछ करता आ रहा था कौन, अमेरिका। इसकी जानकारी उसने ब्रिटेन को तो दी थी पर यूएसएसआर से इस चीज को जो है वो छुपा के रखा था। यानी सोवियत संघ के जितने भी देश थे इन सब से इस चीज को उन्होंने छुपा के रखा था। किसने, अमेरिका ने, कि वो विभिन्न प्रकार के परमाणु बम, अणु बम, इन सब का अनुसंधान कर रहा है, इन सबको डेवलप कर रहा है। ठीक है, ये सब कुछ छुपा के रख रहा था अमेरिका। तो जब ये पता चला यूएसएसआर को तो उनके अंदर जो है रोष की भावना फैल गई। उनके अंदर जो है मन ही मन जो है उनको उनके मन में घृणा आ गई अमेरिका के लिए। इससे सोवियत संघ में पश्चिम राष्ट्रों के बीच जो है मित्रता में दरार आ गई। अब जो भी देश सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे, यूएसएसआर के साथ जुड़े हुए थे और जो अमेरिका के साथ जुड़े हुए थे, इनके बीच में क्या हुआ, दरार पैदा हो गई, इनके बीच में घृणा पैदा हो गई, इनकी मित्रता जो है वो खत्म हो गई। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था शीत युद्ध की उत्पत्ति का।
उसके बाद देखिए सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। 1948 में क्या होता है, 1948 में सोवियत संघ यूएसएसआर बर्लिन की नाकाबंदी कर देता है। ठीक है, बर्लिन की नाकाबंदी करने के बाद अब होता क्या है कि बर्लिन, पश्चिमी बर्लिन और जर्मनी के बीच सभी प्रकार के यातायात जो है वो बंद हो जाते हैं, चाहे वो सड़क हो, जल हो या रेल हो, इन सभी प्रकार के यातायात बंद हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो उनकी जनता होती है उनके बीच में रोष फैलता है। ठीक है, उनकी जनता जो है, उनकी जनता में गुस्सा फैल जाता है। तो ये कारण बना किसका, शीत युद्ध उत्पन्न होने का। अब जब ये सब यातायात के साधन बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, आर्थिक गतिविधियां बंद हो जाएगी। ठीक है, लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा, इससे जनता ही परेशान होती है। तो ये सबसे बड़ा रीजन था एक और, कि बर्लिन की नाकाबंदी यूएसएसआर के द्वारा कर दी गई थी, जिससे लोगों में वहां पे रोष फैल गया और शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। शीत युद्ध की उत्पत्ति के कुछ विचारकों के मत में सोवियत संघ की 1917 की साम्यवादी क्रांति भी थी। कुछ विचारकों ने यह कहा कि 1917 के अंदर जो साम्यवादी क्रांति हुई थी रूस के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से भी शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई थी। कुछ विचारकों का यह मानना था। पश्चिमी राष्ट्र द्वारा सोवियत संघ के विरोधी वक्तव्य दिए जा रहे थे, यानी जो भी पश्चिमी राष्ट्र थे वो सोवियत संघ के विरोध में अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे। उनकी शासन व्यवस्था को तानाशाही बताया जा रहा था, यानी जो पश्चिमी राष्ट्र थे वो कह रहे थे भाई सोवियत संघ के अंदर जो है तानाशाह काम कर रहा है, सैन्य कार्रवाई काम कर रही है, जिसकी वजह से सरकार को जो है तानाशाह का लेबल दे दिया गया था, किसके द्वारा, पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा। जिससे सोवियत संघ के मन में जो है और भी जो है बैर बढ़ता चला गया। ठीक है, किसके प्रति, पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति, कि भाई हमारी सरकार को तुम तानाशाह बोल रहे हो, हमारी सरकार के बारे में तुम उसके खिलाफ जो है तुम बयानबाजी कर रहे हो। इससे क्या होता है, इससे बैर बढ़ जाता है। तो ये भी एक मोटा रीजन था शीत युद्ध के होने का। उसके बाद देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ तथा अमेरिका ही दो शक्तिशाली राज्यों के रूप में उदय हुए थे। ये बात तो भली बात ही सभी को पता थी कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो विश्व के पटल पर दो महाशक्तियां आ गई थी। क्या उन कौन कौन सी आ गई थी, एक तरफ तो आ गया था यूएसएसआर और एक तरफ आ गया था अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब इनमें क्या हुआ, इनमें होड़ लग गई अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने की। इन दोनों ही बड़े बड़े देशों में क्या हुआ, होड़ लग गई कि हमें सब कह सकते हो कि इन दोनों के अंदर होड़ लग गई थी सुपर पावर बनने की। ठीक है, तो ये अपने आप को सुपर पावर बनाना चाह रहे थे और विश्व पटल पर आपस में संघर्ष कर रहे थे। इसी चीज को लेकर के विश्व में अपने आप को ये स्थापित करना चाह रहे थे कि हम सुपर पावर है। तो ये सबसे बड़ा रीजन था शीत युद्ध होने का। इसके बाद डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन। देखिए चिपको आंदोलन लास्ट ईयर पूछा गया था आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखें। चिपको आंदोलन मूलतः कहां पर हुआ था, आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए जो है चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया यह एक आंदोलन था। और एक बात और बता दूं, ये एक पहला आंदोलन था जो पर्यावरण उन्मूलन के लिए चलाया गया था। ठीक है, ये पहला आंदोलन था भारत का जो पर्यावरण उन्मूलन के लिए था। इसमें लोगों ने क्या किया था, पेड़ों को गले लगा लिया। पेड़ क्या करते थे, पेड़ों को लोग क्या करते थे, पेड़ों को गले लगा लेते थे ताकि उन्हें कोई काट ना सके। यानी जो भी उनको काटने के लिए आता था उससे पहले जो आंदोलनकारी लोग थे वो पेड़ से चिपट के खड़े हो जाते थे, पेड़ को गले लगा के खड़े हो जाते थे, जिससे कि वो पेड़ को ना काट सके। यह आंदोलन दरअसल प्रकृति और मानव के बीच प्रेम का प्रतीक बना। आगे चल करके प्रकृति और मानव के बीच का जो प्रेम है ना उसका प्रतीक बना था ये आंदोलन। इसे जो है चिपको की संज्ञा दी गई। चिपको इसे इसलिए कहा गया था क्योंकि जो लोग थे पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ से जो है चिपक के खड़े हो जाते थे। ठीक है, इस आंदोलन के अंदर छात्रों ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो क्या करती थी महिलाएं, छात्र, ये सब सभी पेड़ से चिपक के खड़े हो जाते थे। इसीलिए इस आंदोलन को जो है चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। तो आपको दो चीज तो बेसिकली पता होना चाहिए कि ये आंदोलन प्रकृति और मानव के बीच प्रेम का प्रतीक बना था। दूसरा, ये प्रथम आंदोलन था जो पर्यावरण उन्मूलन के लिए जिसने काम किया था। चिपको आंदोलन का जो मूल केंद्र था वो जिला चामोली था। ठीक है, जिला चामोली उत्तराखंड में, जो भारत तिब्बत सीमा पर जोशीमठ से लगभग 22 किलोमीटर दूर ऋषिगंगा और विष्णुगंगा के संगम पर बसा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हुआ था ये जिला चामोली के अंदर, जोशीमठ से लगभग 22 किलोमीटर दूर ऋषिगंगा और विष्णुगंगा के संगम पर ये आंदोलन हुआ था। अब इसमें बेसिकली हुआ क्या था
कि वन विभाग ने लगभग इस क्षेत्र के 2451 पेड़ जो है वो साइमंड कंपनी को दे दिए थे ठेके पर। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई इन पेड़ों की कटाई करो, और यहाँ पे जो है व्यापारिक दृष्टि से इन पेड़ों की कटाई की जा रही थी। ठीक है, तो साइमंड कंपनी को 2451 पेड़ों का ठेका दे दिया गया था काटने के लिए। इसकी खबर मिली हमारे प्रसाद भट्टनाथ भट्ट को, तो इन्होंने 14 फरवरी 1974 को एक सभा की। ठीक है, 14 फरवरी 1974 को इन्होंने, इनके नेतृत्व में एक सभा हुई जिसमें लोगों को चेताया गया, जिसमें लोगों को ये बताया गया कि यदि पेड़ गिर गए ना तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। देखिए पहाड़ी एरिया में ना पेड़ों का अलग महत्व होता है। पेड़ काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं पहाड़ी लोगों के लिए। पहाड़ी लोगों तो क्या क्या सभी के लिए खैर फायदेमंद होते हैं पेड़, लेकिन पहाड़ी लोगों के लिए अत्यधिक फायदेमंद होते हैं पेड़। तो उन्होंने लोगों को बताया कि अगर पेड़ गिर गए तो हमारा अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। ये पेड़ ना सिर्फ हमारे चारे, जलावन और जड़ी बूटियों की जरूरत है, बल्कि ये मिट्टी का संरक्षण भी करते हैं, है ना। जो पहाड़ से मिट्टियां नीचे की ओर खिसकती है उनको रोके रखते हैं, क्या पेड़ रोके रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि पेड़ जो है हम सभी के लिए कितना कितनी जरूरत की चीज है, वो हमारे अस्तित्व के लिए कितनी जरूरत की चीज है। इसके बाद जो है लगातार सभाएं होती गई, और लास्ट में चल करके 27 औरतों ने श्रीमती गौरी देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को शुरू किया। इस प्रकार 26 मार्च 1974 को स्वतंत्र भारत के प्रथम पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी गई। ठीक है, 27 औरतों ने श्रीमती गौरी देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को स्टार्ट किया था। तो इस आंदोलन का रिजल्ट का निकल कर आया। ठीक है, रिजल्ट की बात करें इस आंदोलन की, तो 1976 में वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता, यानी वीरेंद्र कुमार के देख रेख में जो है कमेटी को बनाया गया था कि भाई आंदोलन छिड़ रहा है, कमेटी बनाई गई। तो उस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वीरेंद्र कुमार कर रहे थे। तो इनकी कमेटी ने सिफारिश दी कि 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में व्यावसायिक वन कटाई पर 10 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया जाए। यानी कि कुल मिलाकर के जो आंदोलनकारी थी उनकी कारी थे उनकी विजय हुई थी, और 10 वर्ष तक जो है किसी भी प्रकार का लगभग 1200 किलोमीटर तक कोई भी पेड़ जो है वो काटा नहीं जाएगा, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भोपाल त्रासदी की। अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी थी ये भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, सबसे भयानक त्रासदी थी भोपाल गैस त्रासदी। लगभग 10,000 लोग मारे गए थे इसके अंदर, इससे भी ज्यादा ही मारे गए होंगे। इसके क्या परिणाम थे, तो आइए डिस्कस करते हैं भोपाल गैस त्रासदी को। देखिए 2 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निवासियों के लिए काली रात साबित हुई थी। ठीक है, जब 2 दिसंबर की रात को लोग अपने घरों में जा रहे थे सोने के लिए, तो उनको ये पता नहीं था कि 3 दिसंबर की जो सुबह होगी ना वो उनके लिए मौत लेकर के आएगी। रात को अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे हजारों लोगों को यह अंदाजा भी नहीं था कि आज की जो रात है वो उनकी आखिरी रात होने वाली है। बहुत ही भयावह थी वो रात। ठीक है, बहुत ही भयावह वो सुबह थी, जिसमें लाखों लोग, हजारों लोग जो है वो, लाखों लोग तो इसके अंदर ये कह सकते हो आप मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित हुए थे, और हजारों लोगों ने अपनी जानें खो दी थी। मासूम बच्चे, स्त्रियां, लोगों ने अपनी जानें खो दी थी भोपाल गैस त्रासदी के अंदर। 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की हवा में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी, ये एक कंपनी थी, ठीक है, इस कंपनी के अंदर गैस लीकेज हुई थी। और गैस लीकेज होने के कारण लोगों की मृत्यु हुई थी। गैस कौन सी लीकेज हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस थी जो लीकेज हुई थी उस रात, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी जो है जिंदगी उनकी खराब हो गई थी। ठीक है, कंपनी का नाम आपको याद होना चाहिए, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी। ये फैक्ट्री थी जहां से ये जहरीली गैस जो है जिसका रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान, हजारों निर्दोष लोगों की जानें जो है वो चली गई थी। इस गैस ने हजारों निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के रूप में प्रचलित भोपाल गैस त्रासदी ने कई प्रदेश के कई मासूमों की सांसें जो है वो छीन ली थी। ठीक है, हुआ क्या था कि किसी वजह से जो है गैस का रिसाव हो गया था, गैस लीक हो गई थी। तो जब रात को गैस धीरे धीरे करके लीक हो रही थी तो पूरे भोपाल के अंदर जो है ये गैस जो है वो फैल गई थी। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो गई थी, जहरीली गैस थी, सांस लेने से लोगों की मृत्यु हो गई थी। मिथाइल आइसोसानाइट साइनेट नाम की ये गैस थी, जहरीली गैस, जिसने लाखों लोगों की, हजारों लोगों की, हजारों निर्दोष लोगों की जान ले ली थी।
इसके परिणाम भयावह परिणाम थे, बहुत भयानक परिणाम थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी आंकड़ों ने कहा कि लगभग 3700 लोगों की जान गई। लेकिन अगर वहाँ के लोकल लोगों की बात करें, ठीक है, गैर सरकारी आंकड़ों की बात करें, तो लगभग 8 से 10 हज़ार, इससे भी ज़्यादा, बल्कि 8 से 10 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई थी। लगभग 5 लाख लोगों को इस त्रासदी ने विभिन्न प्रकार की बीमारियों की चपेट में ले लिया गया था, ठीक है। जैसे अंधापन हो गया, शारीरिक बीमारी हो गई, मानसिक बीमारियां हो गई, इन सभी बीमारियों की चपेट में जो है लगभग 5 लाख लोग आ गए थे, ठीक है। और कई सालों तक वहाँ की जो जनसंख्या थी वो इससे पीड़ित रही थी। तो बहुत ही भयावह परिणाम हुए थे भोपाल गैस त्रासदी के। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था और इसके क्या परिणाम थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है आपके, तो आप इसको ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1945 तक, लगभग 6 वर्ष तक ये युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्ष तक लड़ा गया। किन के बीच लड़ा गया? ये ध्रुवी राष्ट्रों के बीच लड़ा गया और मित्र राष्ट्रों के बीच लड़ा गया। ध्रुवी राष्ट्र कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान। मित्र राष्ट्र कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और कुछ हद तक चीन। युद्ध में क्या क्या हुआ? युद्ध में देखिए 4 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। युद्ध में हमेशा जो है, युद्ध में क्या होता है, नुकसान ही होता है। तो लगभग 4 करोड़ लोगों की मृत्यु इस युद्ध के अंदर हुई थी, जो उस समय की जनसंख्या का लगभग 3% भाग थी। यानी 3% लोगों ने, विश्व के 3% लोगों ने युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी इसके अंदर, ठीक है। यह इतिहास का अब तक का सबसे रक्त रंजित और लंबे समय तक चलने वाला युद्ध था, ठीक है। यानी इतिहास में इतनी त्रासदी जो है वो कभी किसी युद्ध के अंदर नहीं हुई थी जितनी इसके अंदर हुई थी। 6 वर्ष तक आप अंदाजा लगा लो, 6 वर्ष तक यदि युद्ध चलेगा तो कितनी त्रासदी, कितना नुकसान होगा, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ेगी, आपको अंदाजा लग ही गया होगा यहाँ से, ठीक है। इस युद्ध के कारण क्या थे? तो सबसे पहला कारण मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था। सबसे पहला जो कारण था वो था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया था इस युद्ध को उत्पन्न करने में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी राष्ट्र मित्रों ने जर्मनी के भविष्य का फैसला करने के लिए बैठक की थी, जिसको पेरिस शांति सम्मेलन का नाम दिया गया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था मित्र राष्ट्रों ने क्या करा था। इन्होंने कहा तो ये था कि हम शांति सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शांति सम्मेलन नहीं किया था, इन्होंने जर्मनी पे वर्साई की संधि को थोपा था। तो जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर मजबूरन इन्होंने करवाए, ठीक है। अपमानजनक तरीके से जो है इन पर ये वर्साई की संधि जो है वो थोप दी गई थी। उसे युद्ध के लिए अपराध स्वीकार करना पड़ा, यानी उसे दोषी करार दिया गया इनके द्वारा कि भाई तुम्हारी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और भारी मुआवजे का भुगतान जो है उनसे वसूला गया, किनसे? जर्मनी से। और जर्मनी का अधिकांश क्षेत्र भी जर्मनी को गंवाना पड़ा, ठीक है। अधिकांश जो उसका क्षेत्र था उसको हड़प लिया गया और उन पर सैंक्शन लगा दिया कि आप 1 लाख से बड़ी सेना जो है नहीं रखोगे, 1 लाख से बड़ी आपके पास सेना नहीं होनी चाहिए। यदि इससे बड़ी आप सेना रखते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, आप पर सैंक्शन जो है लगा दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा रीजन था क्या? वर्साई की संधि का, जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध इसकी वजह से उत्पन्न हुआ। उस समय जर्मनी में कौन था ये पता होना चाहिए आपको, हिटलर था, ठीक है। हिटलर ने संधि को सिरे से नकार दिया गया। उसके बाद हिटलर ने अपनी सेना को तैयार किया और द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी की। आर्थिक महामंदी महत्वपूर्ण रोल निभाती है द्वितीय विश्व युद्ध में अपना, ठीक है। 1929 में पूरे विश्व के अंदर भयंकर महामंदी आई थी, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई, व्यापार घट गया, व्यवसाय बंद हो गए, कीमतें गिर गई, बैंक विफल हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, सभी राष्ट्रों के बीच में, सभी राष्ट्रों की जनता के बीच में जो है वो रोष फैल गया, ठीक है। जनता एकदम भड़क गई। जब बेरोजगारी बढ़ जाती है, व्यापार घट जाता है, व्यवसाय बंद हो जाते हैं, तो क्या होता है, लोग जो है भड़क जाते हैं। तो 1929 के अंदर जो आर्थिक महामंदी आई थी पूरे विश्व में, इसने भी द्वितीय विश्व युद्ध को उत्पन्न करने का काम किया था। इसके बाद देखिए कट्टर राष्ट्रवाद का उदय हो गया था जर्मनी के अंदर कह लो, ठीक है, या फिर और राष्ट्रों के अंदर कह लो कि कट्टर राष्ट्रवाद हो गया था। सभी अपने अपने राष्ट्र के लिए लड़ मरने को तैयार थे, कोई भी राजनीतिक या आर्थिक रूप से बात करने को तैयार नहीं था। सभी जो है वो युद्ध की कार्रवाई के लिए अग्रसर थे। अनेक देशों में लोकतंत्र विरोधी सरकारों का विकास के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जो बहुत सारे देश थे ना उस समय, जैसे
साम्यवादी व्यवस्था हो गई, वो अलोकतांत्रिक थी। ठीक है, वहां पर क्या था, सैन्य कार्रवाई चल रही थी, सीधी सीधी सेना के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। यानी सभी सरकारें ज्यादातर देशों के अंदर कौन सी थी, वो लोकतंत्र विरोधी थी। वो जनता से कुछ बिना पूछे ही अपना निर्णय जनता के ऊपर थोप रहे थे और जनता को युद्ध की हिस्सेदारी का पाठ पढ़ा रहे थे। ठीक है, हिटलर ने वर्साई की संधि की निंदा की और शांति संधि की उपेक्षा करते हुए तत्काल जर्मनी की सेना और हथियारों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। वर्साई की संधि जैसे ही जर्मनी के ऊपर थोपी थी, तो उस समय वहां का जो मुख्य प्रधान वो क्या था, कौन था, हिटलर था। तो हिटलर ने जो है वर्साई की संधि को सिरे से नकार दिया था। उसने कहा ये शांति सम्मेलन को मैं नहीं मानता, और उसने अपनी जर्मनी की जो सेना थी उसको तत्काल बढ़ाना शुरू कर दिया, हथियारों को बढ़ाना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ, जिससे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सभी के अंदर दोबारा से युद्ध की भावना, जो वो फैलनी थी, युद्ध की भावना तो होना ही था ऐसा। तो फिर जो है इसने महत्वपूर्ण रोल निभाया हिटलर ने, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अल्जीरिया की मुक्ति का वर्णन करो। अल्जीरिया की मुक्ति का वर्णन करो, क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नए सिलेबस के साथ ये सभी क्वेश्चन को तैयार किया गया है, मैं आपको बता दूं तो, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ चेंजेस हुए थे, तो उस चेंजेस के साथ ही इस वीडियो को बनाया गया है, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जीरिया की मुक्ति का वर्णन करो। अल्जीरिया का इतिहास, सबसे पहले आपको अल्जीरिया का इतिहास जानना होगा। तो देखिए, अल्जीरिया पर लंबे समय तक फ्रांस ने अपना कब्जा जमाए रखा था। ठीक है, फ्रांस ने अल्जीरिया पर लंबे समय तक हुकूमत की, लंबे समय तक उसको अपने कब्जे में रखा था। 1830 में फ्रांस ने अल्जीरिया को अपना औपनिवेशिक देश बनाया। औपनिवेशिक देश का मतलब क्या होता है, जब कोई देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है ना, तो वो उसका औपनिवेशिक देश हो जाता है। ठीक है, तो औपनिवेशिक देश बनाया किसने, फ्रांस ने, अल्जीरिया को, वो भी लंबे समय तक। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के साथ, लेकिन जब 1945 आते आते तक ना, अल्जीरिया को ये लगने लग गया था, क्योंकि फ्रांस थोड़ा कमजोर हो गया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का फ्रांस कमजोर हो गया था। तो यहाँ पर 1945 आते आते अल्जीरिया को पूरी उम्मीद हो गई थी कि अब जो है अल्जीरिया आज़ाद हो जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, और बाद में एक बार फिर से फ्रांस ने जो है अल्जीरिया पर अपना पूर्ण जो है कब्जा कर लिया। परंतु यहाँ पर अल्जीरिया ने उम्मीदें छोड़ी नहीं थी, और उन्होंने 1945 के बाद से ही ना संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया था, किसके विरुद्ध, फ्रांस के विरुद्ध। अल्जीरिया और फ्रांस का युद्ध जो है 1945 के बाद से ही अल्जीरिया ने फ्रांस के खिलाफ जो है संघर्ष करना शुरू कर दिया था। यानी 1945 के बाद से अल्जीरिया स्टार्ट हो गया था फ्रांस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर ली थी। 1954 से लेके 1962 के बीच अल्जीरिया और फ्रांस के बीच जबरदस्त संघर्ष चला। ठीक है, जबरदस्त युद्ध चला था 1954 से लेकर 1962 के बीच, और इस संघर्ष को अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, किसके नाम से जाना जाता है, अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से। युद्ध के अंदर बहुत सारी हानियां हुई थी, यह बड़ा महंगा युद्ध पड़ा था अल्जीरिया को। ठीक है, इसमें लगभग 1.5 मिलियन अल्जीरिया लोग मारे गए थे। 1.5 मिलियन अल्जीरियन लोग जो है वो इस युद्ध के अंदर मारे गए थे, जो फ्रांस और अल्जीरिया के बीच लड़ा गया था। आखिरकार साल 1962 में, ठीक है, आखिरकार साल 1962 में क्या होता है कि फ्रांस ने अल्जीरिया से हार मान ली। अल्जीरिया ने बड़ा ही जद्दोजहद के साथ युद्ध लड़ा था ये। तो 1962 में इनको आज़ादी मिली, और अल्जीरिया जो है एक आज़ाद मुल्क बना। फ्रांस ने हार मान ली थी 1962 में, उसके बाद अल्जीरिया एक आज़ाद मुल्क बन गया था। इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो नेशनल लिबरेशन पार्टी थी ना, आर्मी ऑफ नेशनल लिबरेशन पार्टी, इसने जो है अल्जीरिया की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण फ्रांस ने अपनी हार मानी, और 1962 में अल्जीरिया को एक पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई थी, पूर्ण आज़ादी जो है उसको मिल गई थी। तो ये था अल्जीरिया का इतिहास। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में करके बताया, वैसे आप जब एग्जाम के अंदर लिखोगे तो इसको एलेबोरेट करके लिखोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वियतनाम युद्ध की चर्चा करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। वियतनाम युद्ध की चर्चा करें। देखिए, वियतनाम युद्ध जो था ना, ये सोवियत संघ चीन द्वारा समर्थित, दो हिस्से थे वियतनाम के। ठीक है, एक तो था उत्तरी वियतनाम, ठीक है, दूसरा हिस्सा था दक्षिणी वियतनाम। इन दोनों के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अब जो उत्तरी वियतनाम था, इसको कौन सपोर्ट कर रहा था, इसको सपोर्ट कर रहा था सोवियत संघ और चीन। ठीक है, उत्तरी वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था सोवियत संघ और चीन, ये यू कह सकते हो यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर इसको सपोर्ट कर रहा था।
और दक्षिणी वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ये सभी जब तक के हिस्से हैं, ये 1945 के बाद जो भी दौर चला ना, ये शीत युद्ध के बाद वाला, ये सभी जो था युद्ध के परिणाम जो थे ये इसी के थे। तो दक्षिणी वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। और उत्तरी वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था सोवियत संघ और चीन। इन दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया। ये एक विनाशकारी संघर्ष था, विनाशकारी युद्ध था, जो 1955 से लेकर 1975 तक, ठीक है, 1955 से लेकर 1975 तक, लगभग 20 वर्ष, ठीक है, लगभग 20 वर्ष ये युद्ध लड़ा गया था। शीत युद्ध के दौर के सबसे भीषण संघर्ष में से एक, सैन्य संघर्ष में से एक वियतनाम युद्ध था। ठीक है, जो शीत युद्ध का दौर था उसके अंदर जो सबसे महंगा कह सकते हो या सबसे जो भारी पड़ने वाला संघर्ष था ना, सैन्य संघर्ष था, वो था वियतनाम का युद्ध। वियतनाम युद्ध एक लंबा और महंगा और विभाजनकारी संघर्ष था। ठीक है, एक लंबा चलने वाला, लंबा क्यों चला था? क्योंकि 20 वर्ष चला था। ठीक है, यह एक महंगा युद्ध था जो दक्षिणी वियतनाम को तो महंगा पड़ा ही था, साथ में उत्तरी वियतनाम को भी महंगा पड़ा था। विभाजनकारी था। ठीक है, बहुत सारी जनता का इसमें पलायन हुआ था इधर से उधर, तो विभाजनकारी युद्ध था जिसने उत्तरी वियतनाम की साम्यवादी सरकार को और दक्षिणी वियतनाम के प्रमुख सहयोगी जो कौन थे, संयुक्त राज्य अमेरिका को आमने सामने खड़ा कर दिया था। एक तरीके से युद्ध जो चल रहा था ना, वो युद्ध चल रहा था यूएसएसआर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। ठीक है, कुछ हिस्सा वियतनाम का अमेरिका के पास था और कुछ हिस्सा वियतनाम का यूएसएसआर के पास था। तो इन दोनों के बीच बेसिकली इनकी आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी पे जो है ये जो युद्ध वियतनाम युद्ध था ये लड़ा जा रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता था कि जो वियतनाम है ना वो पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो जाए, यानी कि जो उत्तरी वियतनाम है वो यूएसएसआर के कंट्रोल में ना रहे, वो एक स्वतंत्र रह जाए, स्वतंत्र हो जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वियतनाम जापान के नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, 1945 के बाद जो जापान के नियंत्रण में कौन आ गया था? वियतनाम आ गया था। अब हो ची मिन, ये हो ची मिन नाम का एक व्यक्ति थे जो वियतनाम के थे। ठीक है, जिन्होंने 1945 पे हनोई पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, हनोई पे कब्जा कर लिया था उन्होंने और वियतनाम को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इन्होंने कहा कि वियतनाम अब स्वतंत्र है। हो ची मिन के नेतृत्व में ही वियतनाम को एक करने के प्रयास किया गया था। ठीक है, देश में एकता को बढ़ाने का प्रयास किया गया था। एक नई जो उम्मीद जगी थी ना, हो ची मिन के अंडर कंट्रोल ही जगी थी। ठीक है, तो वियतनाम को एक नई उम्मीद जगाने वाले व्यक्ति कौन थे? हो ची मिन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने महसूस किया कि यदि कोई देश साम्यवाद की चपेट में आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा जो उत्तरी वियतनाम है, यदि अगर ये साम्यवाद यूएसएसआर के चपेट में आ गया ना तो पूरे एशिया पर खतरा फैल जाएगा इस साम्यवाद फैलने का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता था कि साम्यवाद का जरा सा भी जो प्रभाव है वो उत्तरी वियतनाम पर ना पड़े। तो संभावना ये थी कि पड़ोसी देश भी साम्यवाद की ओर झुक सकते हैं, यानी कि जो और पड़ोसी देश थे ना, अगर उत्तरी वियतनाम पर कब्जा हो गया, इस किसका? दक्षिणी वियतनाम पर भी कब्जा हो गया, किसका? साम्यवाद का, यूएसएसआर का, तो जो और पड़ोसी देश हैं वो भी फिर यूएसएसआर में मिल सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसको नुकसान होता। तो इस सब को रोकने के लिए युद्ध जो है वो 20 वर्षों तक लड़ा गया। अमेरिका को लग रहा था कि साम्यवाद दक्षिणी वियतनाम और पूरे एशिया में फैल जाएगा। दक्षिणी वियतनाम उस समय किसके पास था? दक्षिणी वियतनाम था संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। तो इस युद्ध से अमेरिका को क्या लग रहा था कि जो दक्षिणी वियतनाम है वो कहीं ऐसा ना हो साम्यवाद के अंदर आ जाए। ठीक है, और साम्यवाद से खतरा क्या था? यूएसएसआर, मेन था यूएसएसआर। तो साम्यवाद का खतरा था यूएसएसआर, तो उन्हें यह लग रहा था किसी संयुक्त राज्य अमेरिका को कि कहीं पूरे एशिया में जो है वो साम्यवाद ना फैल जाए। तो इसीलिए ये 20 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध था। अब 1973 में होता क्या है? 1973 में उत्तरी वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी वियतनाम कौन था? जो यूएसएसआर के कंट्रोल में काम कर रहा था। ठीक है, इनके और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक समझौता हो जाता है। ठीक है, समझौता हालांकि नाम मात्र का होता है पर युद्ध जो है फिर भी वो चलता रहता है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का युद्ध जो है वो जारी रहता है। समझौता होता किसके बीच है? मेनली होता है वो साम्यवाद के, ठीक है, साम्यवादी सरकार के और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक समझौता होता है। ऑफिशियली जो ये युद्ध जो खत्म होता है ना, ये खत्म होता है 30 अप्रैल 1975 को साइगोन के पतन के साथ। ठीक है, साइगोन के पतन के साथ ये युद्ध जो है ऑफिशियली खत्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो है वियतनाम युद्ध जो है वो खत्म हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन किस हद तक नक्सलवाद
ये नक्सलवाद नहीं है, ये नस्लवाद है, ठीक है, आप इसको ठीक कर लेंगे, ये है नस्लवाद। नस्लवाद, ये थोड़ी क्लरिकल मिस्टेक है, नक्सलवाद नहीं है ये नस्लवाद है, ठीक है, नस्लवाद। नस्लवाद को दूर करने में सक्षम था। जो रंग विरोध, कहने का मतलब ये है कि जो रंग विरोधी आंदोलन थे ना, अफ्रीका में, आपको पता ही है कि अफ्रीका के अंदर काफी लंबे समय तक जो है वो रंग भेद की नीति को अपनाया गया था, ठीक है, रंग भेद चला था। रंग भेद क्या चला था? जो श्वेत और अश्वेत लोग थे, श्वेत यानी कि जो गोरे लोग थे, अश्वेत यानी कि जो काले लोग थे, ठीक है, इनको तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था कि इनके द्वारा, श्वेत यानी गोरे लोगों के द्वारा। तो ये रंग भेद की नीति थी। तो रंग भेद विरोधी जो आंदोलन थे, उन्होंने किस हद तक नस्लवाद को दूर किया था, इसका आपको आंसर लिखना है। तो दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा दौर था जब नस्लीय भेदभाव चरम पर था। नस्लीय भेदभाव जो था वो चरम पर था, यानी गोरों के द्वारा कालों की, जो काले वहां पे अफ्रीकन थे, उनका शोषण किया जाता था। अब शोषण आप समझ भी नहीं पाओगे, कि समझ पाओगे कि किस प्रकार से उनका शोषण हो रहा था। सुविधाएं जो थी वो रंग के आधार पर बटी हुई थी, ठीक है, जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी ना जनता को, वो रंग के आधार पर बांट दी थी वहां की सरकार ने। अब चाहे वो बस की सीट हो, ठीक है, या फिर वो सार्वजनिक स्थल पर मिलने वाली कोई भी सुविधा हो, वो सब कुछ किसके आधार पर बांट दी गई थी? रंग के आधार पर, ठीक है। इसी को कहा गया था रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति यही अपनाई गई थी अफ्रीका की सरकार के द्वारा। इसको दूर करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे ना, जिनका नाम आता है, वो थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ तेजी से आवाज उठाई थी। भेदभाव के इस देश में नेल्सन मंडेला ने रंग विरोधी आंदोलन को दिशा दी और इस भेदभाव की नीति का खात्मा किया। काफी लंबे समय तक नेल्सन मंडेला को संघर्ष करना पड़ा था और एंड में जाकर के नेल्सन मंडेला की जीत हुई थी। और नेल्सन मंडेला ही जब चुनाव हुए थे ना, लगभग 1992 के आसपास या इसके बाद की बात है, जब चुनाव हुए तो नेल्सन मंडेला प्रथम काले व्यक्ति थे जो अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। मैं भी आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो के अंदर। सन 1948 में आम चुनाव के पश्चात, जब 1948 में आम चुनाव हुए थे ना दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका की नेशनल पार्टी की सरकार ने, सरकार के द्वारा किया गया काम था ये, याद रखना, दक्षिण अफ्रीका की नेशनल पार्टी की सरकार ने वहां पर रहने वाले निवासियों को राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक एवं नस्लीय आधार पर जो है बांट दिया था, ठीक है। वहां की सरकार ने क्या कहा कि जो श्वेत, अश्वेत, मिश्रित वर्ग और जो इंडियंस यहाँ पे रहते हैं, चार वर्ग में जो है वहां की जनसंख्या को उन्होंने बांट दिया कि एक तो है गोरे लोग, दूसरे हैं काले लोग, तीसरे हैं मिक्स लोग, ठीक है, जो अलग अलग देशों से आए हैं, और एक कैटेगरी उन्होंने बनाई इंडियन की, एक है इंडियन लोग, ठीक है। चार कैटेगरी उन्होंने बना दी। चार कैटेगरी में पूरे देश की जनता को विभाजित कर दिया और एक नई नीति का निर्माण कर दिया जिसे रंग भेद की नीति कहा गया था, ठीक है। एक नई नीति का निर्माण किया जिसमें रंग भेद की नीति जो है शामिल की गई थी। उसमें था क्या? जो अश्वेत लोग थे ना, अश्वेत लोग को अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, ठीक है। अश्वेत लोगों को जैसे वोट डालने का अधिकार नहीं था, ठीक है। अश्वेत लोगों को बहुत सारे जो सार्वजनिक अधिकार थे उनसे वंचित कर दिया गया था। तो ये थी रंग भेद की नीति जो दक्षिण अफ्रीका की नेशनल पार्टी ने 1948 के आम चुनाव में जीत पाकर के इस नीति को नस्लीय भेदभाव पर बनाया था। अब इसके बाद क्या होता है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध जो है नागरिक प्रतिरोध, गांधीवादी विचार, गांधीवादी विचारों, सत्याग्रह एवं अहिंसा पर आधारित था। जो रंग भेद की नीति का विरोध जो नागरिक वहां के कर रहे थे ना, वो अहिंसा के तरीके से कर रहे थे, ठीक है, गांधीवादी विचारों के तरीके से कर रहे थे। नेल्सन मंडेला जो थे ना, वो गांधी से बहुत प्रभावित थे। तो इन्होंने जो भी आंदोलन किए थे ना, वो अहिंसावादी तरीके से किए थे, कोई हिंसा नहीं की थी इन्होंने। वर्ष 1912 में जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी थी ना, एएनएस, एएनसी, एएनसी बनी थी 1912 में, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी ने शीघ्र ही देश की 80% गैर यूरोपीय जनसंख्या के नस्लीय उत्पीड़न का विरोध करने वाली प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी। यानी इस पार्टी ने, जो एएनएस बनी थी 1912 में, एएनसी, नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये देश की प्रथम पार्टी बन गई थी, ठीक है, प्रथम बड़ी पार्टी कह सकते हो या प्रथम पार्टी बन गई थी जिसने नस्लीय उत्पीड़न के विरोध के खिलाफ जो है आवाज उठाई थी। और ये पहली
पहली ये कह सकते हो राजनीतिक रूप से एक शक्ति बनी थी जिसने अपनी आवाज उठाई थी इस नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध। इसके बाद जो है इस जो ये जो आंदोलन था नस्लीय उत्पीड़न के खिलाफ, नस्लीय उत्पीड़न के विरुद्ध जो आंदोलन था, इसने तेजी पकड़ी थी और विश्व के पटल पर, विश्व के सामने जो है ये सारी जो 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 घटनाएं हो रही थी विश्व के सामने आ गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति की तीव्र आलोचना हुई। ठीक है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना होनी शुरू हो गई थी ना रंग भेद की नीति की, किसी भी देश को ये चीज पसंद नहीं थी कि जो रंग भेद की नीति है ये अच्छी है। ठीक है, तो सभी देश जो इसकी वो अवहेलना करते थे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंग भेद की नीति तीव्र इसकी आलोचना हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से भी, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उसके मंच से भी रंग भेद का विरोध किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ आप सभी को पता ही होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ सभी देशों को मिलकर के बनाया गया है जो सेंट्रल लेवल पर विश्व में काम करता है सभी देशों के लिए। ठीक है, तो यहाँ इसके मंच पर भी इसका विरोध किया गया था रंग भेद की नीति का। अंततः लास्ट में होता क्या है, 1992 में दक्षिण अफ्रीका श्वेत सरकार ने, जो श्वेत सरकार थी, ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रेशर में आ गई भाई। जब संयुक्त राष्ट्र संघ से इसकी आलोचना होने लगी तो सीधी सी बात है अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर तो आना ही था। ठीक है, तो 1992 में जो श्वेत सरकार थी उस समय, उसने अल्पसंख्यक शासन एवं रंग भेद को समाप्त करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। यानी कि 1992 में जो सरकार थी अफ्रीका की, इसने घोषणा कर दी ऑफिशियली कि जो रंग भेद की नीति है ना, इनको खत्म कर दिया जाए। जो अल्पसंख्यकों के जो अधिकार जो मारे जा रहे हैं, इस नीति को जो है खत्म कर दिया जाए। इसके पश्चात प्रथम स्वतंत्र चुनाव हुए। ठीक है, अफ्रीका में प्रथम स्वतंत्र चुनाव हुए अफ्रीका में। तो नेल्सन मंडेला को नवगठित दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। तो नेल्सन मंडेला जो है प्रथम, जो काले वर्ग से थे, वो पहले राष्ट्रपति बनते हैं अब दक्षिण अफ्रीका के। कौन? नेल्सन मंडेला। तो इनका जो संघर्ष था वो कहीं ना कहीं फायदा लेके आया, कहीं ना कहीं जो अच्छे के लिए जो इनका संघर्ष था वो अच्छा रहा और इनकी कम्युनिटी के लिए जो है वो फ्रूटफुल रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पेरिस आंदोलन, पेरिस छात्र आंदोलन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। पेरिस छात्र आंदोलन 1968 का वर्णन कीजिए, यानी 1968 में जो पेरिस में छात्र का आंदोलन हुआ था उसकी चर्चा कीजिए। तो पूरी दुनिया में छात्र किसी देश की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो यूथ हमारे देश में होता है ना, ये यूथ एक अहम रोल निभाता है किसी भी देश की जनसंख्या में। तो छात्र जो है वो एक अहम रोल निभाते हैं किसी भी देश की जनसंख्या में। ये सरकार को भली भांति पता होता है कि जो हमारा यूथ है वो कितना बड़ा रोल निभा रहा है। तो किसी भी देश के छात्र जो है वो अपना अहम रोल निभाते हैं जनसंख्या में। 1968 में होता क्या है, 1968 के आंदोलन की शुरुआत छात्र प्रदर्शनकारियों ने की थी। ठीक है, जो आंदोलन था ये छात्र प्रदर्शनकारियों द्वारा किया गया था 1968 में। उन्होंने यौन स्वतंत्रता की मांग की थी। किसकी मांग की थी? उन्होंने, छात्रों ने मांग की थी यौन स्वतंत्रता की। आंदोलन वास्तव में पेरिस के उपनगर में हुआ था। पेरिस का एक उपनगर है, ठीक है, विश्वविद्यालय था वहां पर, उसके अंदर जो है ये आंदोलन हुआ था। 12,000 छात्रों के ठहरने की अल्प विकसित आवास होने के कारण छात्रावास के नियमों में विपरीत लिंग के छात्रों का प्रवेश पर प्रतिबंध था और इसी के खिलाफ जो है छात्रों ने आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, तो स्वतंत्रता किसकी मांग थी? यौन स्वतंत्रता की मांग थी। जनवरी 1968 में छात्र नेता डैनियल कोहट, देखिए बड़ी बचकाना हरकत की थी वहां के मंत्री ने, जो फ्रांस के मंत्री थे, उन्होंने बड़ी बचकाना हरकत की थी। 1968 में हुआ क्या था कि एक छात्र नेता जो थे डैनियल कोहन बेंडिट, ये जाते हैं किसके पास? फ्रांसीसी मंत्री फ्रैंकोइस मीसेफे के पास। ठीक है, और जाकर के ये प्रॉब्लम बताते हैं उनको अपनी, कि भाई छात्रों को ये समस्या है, छात्र इस प्रकार से नाराज है और छात्र की ये मांगे हैं। तो ये उत्तर क्या देते हैं मंत्री जी? क्या कहते हैं कि उसे बोलो पूल में गोता लगाकर खुद को शांत करने की सलाह दो है वो देते हैं। इससे क्या होता है, इससे छात्रों में और रोष फैल जाता है। वो उनकी बातों को सुनते तो नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि जाओ पूल में गोता लगाओ और अपने आप को शांत रखो, ये मंत्री जी कहते हैं। तो 22 मार्च 1968 को लगभग 150 छात्रों ने कुछ कवियों और संगीतकारों के साथ मिलकर के पेरिस विश्वविद्यालय के नानटेरे कैंपस में एक इमारत पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा क्या कर लिया, इन्होंने यहाँ से जो है अपने आंदोलन को शुरुआत की थी। बाद में जाकर के आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था। ये आंदोलन बाद में जाकर के, इस आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया था। लगभग 4,000 लोगों ने, 4,000 छात्रों ने इस आंदोलन में भाग लिया था बाद में जाकर के।
तो काफ़ी लंबी स्टोरी है इसकी, हम बात कर रहे हैं मेन मेन टॉपिक पे, ताकि तो बात चल रही थी विश्वविद्यालय पे कब्जा कर लिया, ताकि इसके कामकाज से संबंधित मुद्दों की चर्चा की जाए। तो जो भी कामकाज से संबंधित मुद्दे थे वहां पर बैठ करके इन्होंने जो प्रदर्शन किया, उसका मेन उद्देश्य था कि जो कामकाज से संबंधित मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाए। पुलिस ने इमारत को घेर लिया। इसके बाद छात्रों ने जो है अपनी इच्छा से सार्वजनिक इसको बाद में छात्र अपनी इच्छाओं को सार्वजनिक करने के बाद जब उन्होंने अपनी मांगे रख दी ना, उसके बाद छात्र वहां से चले गए थे। तो ये 22 मार्च के रूप में ये आंदोलन जो है जाना जाता है। ठीक है, तो ये अभी आपको पता होना चाहिए, 1968 वाला जो आंदोलन है ये 22 मार्च आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ये, इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, वी उपनिवेशीकरण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डी कोलोनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है इस पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था, उससे लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था कि वी उपनिवेशीकरण या डी कोलोनाइजेशन क्या है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्व में दूसरे द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। यानी कि जिस किसी देश पर पूर्व में, ठीक है, पूर्व यानी कि पहले किसी का अधिकार था और उसके बाद जब वो अधिकार समाप्त हो जाता है और राजनीतिक रूप से वो देश जो है स्वतंत्र हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं डी कोलोनाइजेशन। ठीक है, वी औपनिवेशिकरण। तो आपको ये पता होना चाहिए 1945 से 1960 के बीच का जो समय सीमा में कई 1945 से ना 1960 के बीच कई देशों के ऊपर कब्जा किया और कई देशों को स्वतंत्रता मिली थी। तो ये वो दौर था जब डी कोलोनाइजेशन जो है वो अपने चरम पर था। इस शब्द की उत्पत्ति ही 1945 के बाद हुई थी। ठीक है, तो इस सीमा में कई देशों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 45 से लेकर के 60 के बीच में बहुत सारे देश जो है वो आजाद हुए थे। 45 से 60 के बीच में भारत भी आजाद हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान अलग हुआ था। तो इसके बीच जो भी देश आजाद हुए थे ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए नीचे लाइन में लिखा भी हुआ है 1947 में ब्रिटेन से प्राप्त स्वतंत्रता करने वाले प्रारंभिक देश कौन थे? पाकिस्तान और भारत। ठीक है, भारत और पाकिस्तान ये दो देश थे जो ब्रिटेन से जिनको आज़ादी मिली थी। तो जिन भी देशों को 1945 से लेकर 1960 के बीच आज़ादी मिली थी, वो देश किसके अंदर आते थे? वो देश आते थे वी औपनिवेशीकरण के अंदर, डी कोलोनाइजेशन के अंदर। अब विउपनिवेशीकरण के ना कई रूप होते हैं डीकोलोनाइजेशन के, जैसे कि किसी अन्य राज्य के साथ स्वतंत्रता की प्राप्ति या मुक्त संघ का दर्जा बनना। ठीक है, या तो किसी अन्य राज्य के साथ उनको स्वतंत्रता मिली हो या उन्हें किसी मुक्त संघ का दर्जा मिल गया हो। ठीक है, कुल मिला के बात ये थी कि जिस भी देश को स्वतंत्रता मिलती है ना, वो डी कोलोनाइजेशन के अंदर आता है। अब ये शांतिपूर्ण वार्ताओं से मिला हो, ठीक है, आक्रामक विद्रोह से मिला हो, अहिंसक विरोधों के माध्यम से मिला हो, ये सब किसके खिलाफ होता है? ये सब होता है औपनिवेशवाद के खिलाफ। यानी जो देश किसी देश पर कब्जा कर लेता है, इसके खिलाफ जो है ये होता है। विऔपनिवेशीकरण एक ऐतिहासिक अभिव्यक्ति है जो तब होती है जब कोई राष्ट्र विदेशी शासन से स्वतंत्रता मिलती है जिसे। ठीक है, विऔपनिवेशीकरण क्या है? एक अभिव्यक्ति है। ठीक है, एक विचारधारा है जो जब मिलती है जब किसी विदेशी राष्ट्र का शासन उस देश पर खत्म हो जाता है। इस अर्थ में विउपनिवेशवाद को उपनिवेशवाद विरोधी दर्शन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। जी बिल्कुल, जब औपनिवेशवाद का अंत होगा तो विउपनिवेशवाद की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो इन दोनों का जो संबंध है विपरीत संबंध है। जो राष्ट्र उन्नति और विकास से प्रेरित है, अपने स्वयं के मूल्यों और संस्कृति की प्रगति की मांग कर रहा है। ठीक है, जो भी राष्ट्र किसी औपनिवेशिक के दौर से गुजर रहा है, किसी दूसरे देश के अंडर रह करके काम कर रहा है, वो राष्ट्र अपनी उन्नति की मांग करता है, अपने विकास की मांग करता है। ठीक है, विकास से प्रेरित होता है और अपने स्वयं के मूल्य और संस्कृति की स्थापना करना चाहता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विऔपनिवेशीकरण, डी कोलोनाइजेशन। ठीक है, विऔपनिवेशीकरण के कुछ सिद्धांत होते हैं। ठीक है, क्या सिद्धांत होते हैं? मेन सिद्धांत मैं आपको बताऊं तो तीन होते हैं। एक तो होता है कि शांतिपूर्ण और स्वतंत्र नीति, यानी जो भी देश विऔपनिवेशीकरण को अपना रहा है वो एक शांतिपूर्ण देश बने और उसकी स्वतंत्र स्वयं की नीति हो अपने देश के लिए। उदारवादी दलों के साथ समर्थन। ठीक है, और दूसरा लास्ट जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसी ऐसे संगठन से संबंधित नहीं है
जिसमें किसी विदेशी राष्ट्र का प्रत्यक्ष प्रभाव हो। यानी कि जो भी देश जब अलग होता है ना, स्वतंत्र होता है, तो वो ऐसी नीति को अपनाता है जिसमें किसी बाहर के विदेशी देश का कोई प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप ना हो। तो ये कुछ सिद्धांत होते हैं विउपनिवेशीकरण के। तो यहाँ से आप वीडियो को समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, देखो। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। और मैं दावा करता हूँ कि इन 10 में से ना लगभग 5 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।